न्यूक्लियर फोर्सेस। शॉर्ट रेंज स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, ये नेचर के सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर दैट binds the nucleons, that binds the nucleons, यानी कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधे रखते हैं, न्यूक्लियंस को बांधे रखते हैं। शॉर्ट रेंज होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर का जो साइज है वो न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी के करीब होता है, उससे आगे की डिस्टेंस में काम नहीं करते, वहीं पे काम करते हैं। उसके अंदर भी इनके 2 रूप हो जाते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। स्ट्रोंगेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये फोर्स है उनको बांधे रखता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है, ठीक है। शॉर्ट रेंज स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होते हैं। इनकी जो वेरिएशन होती है वो ऐसे होती है, डिस्टेंस के साथ साथ इस फोर्स की अगर वेरिएशन करें तो ये ऐसे होता है। ये जो डिस्टेंस होगी ये लगभग 0.8 फर्मी है। 8 फर्मी से पहले ये अट्रैक्टिव है, 8 फर्मी से लगभग 1 फर्मी तक जो है ये 1.0 फर्मी, लगभग 1 फर्मी पे ये फिर 0 हो जाएंगे, यानी कि इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर न्यूक्लियंस को ज़्यादा नज़दीक लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि रिपल्सिव हो जाते हैं, जिसके कारण इमिशन होता है, अल्फा वगैरह, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होता है। तो ये जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं ये इसीलिए है कि इनकी जो अट्रैक्टिव नेचर है ना वो लगभग यहाँ से 0.8 फर्मी के करीब ही है, ठीक है। और जो कम डिस्टेंस होगी न्यूक्लियर फोर्स की वो 0.8 फर्मी के नज़दीक है। 0.8 फर्मी से लगभग 1 फर्मी, ये है 0.8 फर्मी, यहाँ पे लगभग 1 होगा, ये लगभग 10 दिखा रखा है। लेकिन ये जो फोर्सेस है वो इसी रीजन में अट्रैक्टिव है, मतलब न्यूक्लियंस के बीच की अगर डिस्टेंस हमने कम कर दी ना तो भी ये रिपल्सिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, रिपल्सिव बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। और इस डिस्टेंस, इस रेंज के अंदर ये अट्रैक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर इनकी अट्रैक्शन ख़त्म होती चली जाती है, यानी कि फिर इनका इफेक्ट कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इनको शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं ये, शॉर्ट रेंज हो गए, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज का फर्क पड़ता तो ये न्यूट्रॉन्स को कैसे बांधते, चार्ज पार्टिकल तो प्रोटॉन ही है, समझ में आया। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं। इन फोर्सेस के कारण न्यूक्लियंस के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है। क्या होता है? इंटर कन्वर्जन। और उस इंटर कन्वर्जन के कारण जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब इनके कारण जो है ना मीजोन्स बनते हैं, मीजोन्स। मीजोन 3 पार्टिकल होते हैं जिनका मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, चार्ज लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। 3 होते हैं, पाई प्लस पाई मीजोन, माइनस पाई और न्यूट्रल। 3 मीजोन बनते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण, ठीक है। ये युकावा थ्योरी में डिस्कस हुआ है। युकावा जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण न्यूक्लियंस जो है वो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसी के कारण ये स्टेबिलिटी बनी रहती है कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अंदर कैसे है न्यूक्लियस में।
तो वो इंटर कन्वर्जन करता है, वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। जैसे कि एक प्रोटॉन को हमने न्यूट्रॉन में बदलना है, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, प्लस में एक पाई मीजॉन, पॉजिटिव पाई मीजॉन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या एक प्रोटॉन जो है वो एक पाई मीजॉन नेगेटिव पाई मीजॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा 0n1। इसी तरह एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल सकता है, इसका उल्टा कि एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदल सकता है, ये नेगेटिव पाई मीजॉन में टूट के। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी रह सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी रह सकता है। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन में ही रह सकता है, लेकिन दूसरा थोड़ा सा मतलब कम एनर्जी का प्रोटॉन बन जाएगा। इसी तरह ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन में ही रह सकता है, थोड़ा सा कम एनर्जी का न्यूट्रॉन बन जाएगा। मतलब ये आपस में ऐसे जनरेशन होती है पाई मीजॉन्स की, और ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। तो इस प्रकार जो है न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जितना n ग्रेटर देन p होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे उतने उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, उसकी वेरिएशन भी ऐसी ही रहती है, यानी कि इस रेंज तक ये फोर्स नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो अट्रैक्टिव है, उसके बाद रिपल्सिव हो जाएगा। लेकिन काम करेगा न्यूक्लियस की रेंज में ही, उसके अंदर भी इसके दो नेचर हो जाते हैं प्लस का, यानी कि रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये इसके नेचर हो गए। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम ए न्यूक्लियाई या फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से अपने आप ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है इमिशन हो, रेडिएशन का इमिशन हो, वो होता है रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ ए रेडिएशन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से। इसकी जो खोज की थी वो मैरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, उसने बताया था कि भाई ऐसे रेडिएशन निकलता है, अपने आप निकलता है। अब ये जो रेडिएशन है ये अकॉर्डिंग टू चार्ज अगर देखते हैं तो तीन तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और न्यूट्रल होगा, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल रेडिएशन के अकॉर्डिंग या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा या गामा। बीटा जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन, इसका हम डिस्कस करेंगे। ये तीन टाइप के रेडिएशन जो है वो ज़्यादातर निकलते हैं अपने आप। ठीक है, अल्फा रेडिएशन क्या होता है? अल्फा रेडिएशन जो है वो अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं हम। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि He2 के इक्विवेलेंट पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर और लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है।
यानी कि 2e। और इसका जो मास होता है, इसका मास जो होता है मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, वो 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसलिए हम इसको हीलियम एटम के इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज हो जाते हैं। और कितने से चेंज हो जाते हैं? जैसे हमारे पास XZA है, इसमें से अगर कोई अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो पहले अल्फा पार्टिकल निकाल दो, यानी कि He24, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो चेंज हो जाएगा 2 से, और मास नंबर चेंज हो जाएगा 4 से। Y = Z-2 A-4। अल्फा पार्टिकल किसी भी, अगर न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल का से उसका एटॉमिक नंबर 2 से चेंज हो जाता है और मास नंबर 4 से चेंज हो जाता है, क्योंकि चार्ज और मास नंबर किसी भी रेडिएशन के अंदर, इमिशन के अंदर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व रहता है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो या इमिशन हो, उसके अंदर चार्ज और मास नंबर हमने कंजर्व रखना होता है। ठीक है, तो पहले जो एटॉमिक नंबर था उतना ही बाद में रहना चाहिए, और पहले जो मास नंबर था उतना ही बाद में। तो जैसे पहले मास नंबर A है तो बाद में भी A आना चाहिए जोड़। तो इसका मास नंबर हो गया A-4, इसका हो गया 4, आंसर क्या आ गया? तो इसी तरह एटॉमिक नंबर है, पहले है Z, तो बाद में Z-2 में 2 जोड़ दो, Z बचेगा। इसका हो गया Z-2 प्लस 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो मास नंबर बदल जाता है, 4 से घट जाता है, और चार्ज नंबर जो है एटॉमिक नंबर घट जाता है 2 से। अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा हैवी पार्टिकल होता है, एनर्जेटिक होता है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है चीरना। ये किसी भी सरफेस के ऊपर टकराएगा, मेटल सरफेस पे, तो ये कुछ थिकनेस की मेटल प्लेट को पार कर सकता है, ज़्यादा मोटी मेटल प्लेट को पार नहीं कर सकता। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। किससे? लाइट की स्पीड से थोड़ी सी इसकी स्पीड कम होती है। 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के करीब होती है, या 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, जबकि लाइट की होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड कम होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, क्योंकि ये हैवी होता है। और मूविंग पार्टिकल जब किसी सरफेस पे टकराएगा तो ये उस सरफेस को गर्म कर देता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हो सकता है उसमें चमक भी पैदा कर दे, तो उसमें फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है जब भी किसी सरफेस पे टकराए। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसके वो हो गए, गुण हो गए। रही बात इसके डिफ्लेक्शन की, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स डालते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगा, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या वो भी साइन थीटा वाली टर्म्स। मतलब दोनों फोर्स जो है, दोनों फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होगी। अब है इसके बाद बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो होता है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल। लेकिन ज़्यादातर इमिशन जो होता है वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल का होता है। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं, क्या वैल्यू वगैरह जो होती है उसकी, वो पॉजिटिव इमिशन के लिए कम फुलफिल होती है हर कंडीशन में, नेगेटिव के लिए ज़्यादा होती है। तो बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के करीब होता है, जिसका चार्ज तो -1 हो गया और मास होता है लगभग 0। ठीक है, यानी कि बीटा पार्टिकल जब भी निकलता है
तो हमेशा चार्ज नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे XZA, इसमें से अगर कोई बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर उतना ही रहेगा। ये बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं हम इसको। ये बीटा पार्टिकल का इमिशन हो गया, ठीक है। प्लस में एनर्जी निकलती है, क्या वैल्यू, और वो क्या वैल्यू मैंने बताई कि ये जो एनर्जी होती है वो डेल एम सी स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि मास डिफेक्ट इनटू सी का। जैसे अल्फा पार्टिकल की अगर क्या वैल्यू निकालना चाहें, क्या वो अल्फा, पहले बीटा के केस में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मास तो लगभग नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन के करीब के इक्विवेलेंट है ये, नेगेटिव मास, नेग्लिजिबल मास। तो मास नंबर फिर कोई फर्क पड़ना नहीं। अल्फा के केस में निकालें तो अल्फा के केस में भी हमने डेल एम निकालना है, मेन बात ये है डेल एम। इसके केस में भी डेल एम ही निकालना होता है, क्या वैल्यू, इसका मास माइनस में इसका मास। इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, जो असर आए, जो कमी आएगी उसको बोलेंगे डेल एम, मास डिफेक्ट, यानी कि एम एक्स में से एम वाई इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी क्या वैल्यू। अल्फा पार्टिकल के केस में अगर क्या वैल्यू निकालते तो सीधी सी बात है कि एम एक्स में से हमने एम वाई घटाना पड़ेगा, प्लस में एम अल्फा घटाना पड़ेगा, इंटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई, क्योंकि इधर एक्स होता है उधर वाई प्लस अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल का तो मास 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन का मास भी कुछ सिग्निफिकेंस होती है, इलेक्ट्रॉन से तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बीटा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा स्पीड होने के कारण इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है। मतलब ये बीटा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा, वो अगर mm थिकनेस को क्रॉस करता है तो ये सेंटीमीटर की थिकनेस को क्रॉस कर सकता है, मोटी प्लेट को पार कर सकता है। किसी भी सरफेस पे टकराएगा तो उसको गर्म भी कर सकता है, उसको चमका भी सकता है, यानी कि फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस भी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल होता है इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि अपोजिट टू फील्ड मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी इसके ऊपर असर होता है, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी। फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर टकराता है तो ये उसको चमका देती है, यानी कि उसमें ब्राइट सपोर्ट प्रोड्यूस कर देता है। तीसरा पार्टिकल है गामा। गामा रे जो होती हैं, गामा रे या गामा पार्टिकल जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि एक फोटोन होता है। ना तो उसका चार्ज होता है ना उसका मास होता है, यानी कि चार्ज भी नियरली इक्वल टू 0 और उसका मास भी नियरली इक्वल टू, क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 होता है। उसकी स्पीड तेज होती है, गामा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, बहुत फास्ट मूव करता है। एनर्जेटिक पार्टिकल इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है। गामा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर मीटर में होती है, मतलब 1-2-3 मीटर मोटी मेटल प्लेट को क्रॉस कर सकता है। ये सेंटीमीटर में ही करते हैं, अल्फा mm में ही करता है। तो इस प्रकार गामा पार्टिकल एनर्जेटिक पार्टिकल है, ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ता ना मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ना तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब ना तो एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता ना एटॉमिक मास पे, क्योंकि ना तो इसका चार्ज है ना मास है। तो गामा पार्टिकल जब इमिट होता है, अगर कोई भी गामा पार्टिकल इमिट होगा तो वो XZA ही रहेगा। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि गामा पार्टिकल तब इमिट होता है जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, एंड न्यूक्लियाई जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस बच रही हो उसके पास एक्साइटेड स्टेट में। ये कभी भी अकेला इमिशन नहीं होता है, मतलब गामा इमिशन कभी भी अकेला नहीं होता। उससे पहले या तो अल्फा इमिशन हुआ होगा या बीटा इमिशन हुआ। तो अल्फा बीटा इमिशन होने के बाद जो है
वो एक्साइटेड स्टेट में बच जाता है, और एक्साइटेड स्टेट को डीएक्साइट करने के लिए एनर्जी और रिलीज करनी पड़ती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टार मार्क लगा देंगे। अब ये XZA है, एलिमेंट वही है, न्यूक्लियाई वही है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसलिए ये गामा पार्टिकल इमिट करके थोड़ा सा डीएक्साइट हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो गामा पार्टिकल कभी भी अकेला इमिट नहीं होता है, और सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना चार्ज पे फर्क पड़ता ना मास पे, ये एक फोटोन होता है। तो ये हमें 3 इमिशन बता दिए, अल्फा, बीटा और गामा के। अब इनकी एक्सप्लेनेशन होगी। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो एटम न्यूक्लियाई जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो रेडिएशन की टर्म में रिलीज करते हैं। तो 3 ही रेडिएशन होते हैं, जैसा हमने बताया, अल्फा, बीटा और गामा। तो लाभ क्या है कि सबसे पहला लाभ है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है ना, जो प्रोसेस है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक्सटर्नल काज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि हमने किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर दिया या चोट मार दिया थोड़े से, ठीक है, और इंटीग्रेशन मतलब है ना डिसइंटीग्रेशन, रेडिएशन इमिट होने लगे। ये अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। 3 ही पार्टिकल इमिट होते हैं, और तीनों में से कोई भी एक पार्टिकल एक बार इमिट होगा, या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा या बीटा। पहले स्टार्ट में या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा या बीटा पार्टिकल इमिट होगा, कोई भी 2 पार्टिकल एक साथ इमिट नहीं होंगे, और इन दोनों में से एक होगा। गामा जो होगा वो इनके बाद होगा, यानी कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में गामा पार्टिकल निकलेगा इनिशियली आइदर अल्फा और बीटा, नोट बोथ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। दोनों पार्टिकल एक साथ कभी इमिट नहीं होते, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। गामा अगर निकलता है तो उसके बाद निकलता है, ठीक है। चार्ज और मास नंबर कंजर्वेशन होती है हमेशा किसी भी डिसइंटीग्रेशन में। चार्ज नंबर और मास नंबर की क्या होती है? कंजर्वेशन। दूसरा ला है कि अल्फा, ए एंड जेड रिमेन कंजर्व, ये क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। चार्ज एंड मास नंबर जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एक जो एटम है उसका एक ऐसे डॉटर एटम में चेंज होगा। एटे न्यूक्लियाई में किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई, उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाई 1। एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 से, 1 नहीं 4 से डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर बीटा पार्टिकल अगर इमिट होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर जो है सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर रेज्ड बाई 1। ये बीटा पार्टिकल इमिट हो गया, ठीक है। गामा पार्टिकल इमिट होता है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे, ठीक है। लास्ट का जो ला है वो ये कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अगर हमने n एटम लिए, किसी भी टाइम पे n एटम प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाइज प्रेजेंट या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट अनडिकेड। उस समय कितने एटम जो हैं जो जिनका डिके नहीं हुआ है, मतलब जिनमें से रेडिएशन नहीं निकले हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिके। ज़्यादा है तो ज़्यादा डिके होगा, कम है तो कम डिके होगा, यानी कि dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और इसको लिख सकते हैं हम dN/dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा n। लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट,
और माइनस साइन इसलिए आया है कि जो अनडिकेड एटम होते हैं उनकी संख्या घटती चली जाती है। मतलब रेडिएशन निकल रहे हैं तो पहले ज़्यादा एटम थे जिनमें से रेडिएशन निकलने थे, फिर धीरे 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 उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, तो उनका रेट भी घटता चला जाएगा, स्लो हो जाए। तो dN/dt माइनस लैम्डा एन, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, ये डीके कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये है 5 वाला रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, जहाँ से सारी कहानी शुरू होगी हमारी।